नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूनम वर्मा जी कैसे हैं आप? कपिल स्वागत, आपका स्वागत। कैसे हैं आप? कैलाश जी, कमलेश जी एंड रचना चौधरी जी, चाहत, मोनिका जी, स्वागत आप सबका। मनोज कैसे हैं आप? सोनू बिश्नोई जी, विजय जी स्वागत आपका। ममता देवी जी, प्रदीप सारण जी, सुरेंद्र कुमार जी कैसे हैं आप? लर्न अर्न, खुशबू जी और मोहनलाल जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्वान साथियों, 2 दिन से ये सेशन नहीं हो पाया, इसके लिए खेद प्रकट करते। थोड़ा सा ये सेशन जो कठिन था और समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा था, इसीलिए टाटा टाइप नहीं हो पाए। और जल्दबाजी में मैं कोई काम नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि अपना, ये तो है नहीं कि हमने आपसे कोई पैसे लिए तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है तो सिलेबस करवा के अपने को काम पूरा करना है, यानी काम पूरा करना है, इसके लिए हम कार्य नहीं करते। टारगेट ये रहता है कि काम कम कर लें लेकिन जितना करवा दें वो बेहतरीन हो जाए। तो इसीलिए 2 दिन जो है वो सेशन नहीं हो पाए, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। 1-2 दिन की थोड़ी सी समस्या और है। वैसे मैं थोड़ा जहां पर भी टाइम मिलता है वहां मैं आपके लिए डाटा क्रिएट करने का प्रयास करता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये आपसे वादा करता हूं कि 1 मई के बाद सारी क्लासें अपने तय समय पर होगी और किसी भी प्रकार की टाइमिंग में जो हो परिवर्तन प्लस क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और देखते हैं कि आज एनसीईआरटी के उस क्रम में जहां हम कक्षा 7 के क्वेश्चन कर रहे थे, आज ये दूसरा सेशन है। तो आइए चर्चा करते हैं। नरेंद्र और मीनाक्षी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र और मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? रितु जी स्वागत आपका, कैसे हैं? जया सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी। और हमें एनसीईआरटी क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो आपकी रीट आई है 2022, इसमें यह कहा गया है कि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको जो है वो 2021 एंड 22 का कक्षा 6 से लेकर और 10 पढ़ना है। और कक्षा 6 से लेकर 10 अगर हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में अब जो है वो एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। यानी राजस्थान के अंदर जो पहले हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में आरबीएसई पढ़ाई जाती थी, उनके स्थान पर अब जो है वहां पर क्या पढ़ाया जाने लगा है? एनसीईआरटी पढ़ाया जाने लगा है। तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है। इसलिए तो आइए, जब सरकार ने कह दिया है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, तो हमें जो पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। और उसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लर्नर हैं, जो पहले से ही बहुत सारी मुसीबतों से घिरे रहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ने होते हैं और बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर पढ़ाई का होता है, तो उस प्रेशर को थोड़ा कम करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की बड़ी बड़ी पुस्तकें जो बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, आपके लेवल की नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए वो पुस्तक लेवल की नहीं है, तो उन पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है और उन पुस्तकों को पढ़ना है भी कठिन, आपका मन भी नहीं करता है। तो इन दोनों चीजों का समाधान करने के लिए हमने ये तय किया कि आपको वो पुस्तक ही ना पढ़नी पड़े और आप उस पुस्तक के सारे डाटा भी प्राप्त कर ले। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो हमने आपके लिए एक एक चैप्टर की एक एक लाइन से 1 लाइनर क्वेश्चन बना दिए हैं, ताकि आप इन 1 लाइनर क्वेश्चन को पढ़ें और अपने सिलेबस को बेहतर तरह से पूरा करें और अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से कदम जो है बढ़ा पाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज, और लगभग आज शायद तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर होगा, ठीक है, कक्षा 7 का। तो अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देखकर और अपने नोट्स को और अपने लक्ष्य को और ज्यादा बेहतर तरीके से मजबूत कर पाए। ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिएगा, ताकि जब भी क्लास शुरू हो तो टन से घंटा बज जाए आपके फोन पर और आप उस क्लास को प्ले कर पाए। प्लस अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लगे तो इन सारे सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप जैसे ही और सारे बच्चे भी जो है बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाए। और इन सारे सेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये हमारे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप के, इनको ज्वाइन कर ले ताकि हर सेशन की पीडीएफ मिल जाए।
ठीक है, हर सेशन की आपको पीडीएफ मिल जाए, इसके लिए आपको इन लिंक को क्या करना है, ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो करें शुरुआत। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए बता दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए, फिर करते हैं शुरुआत। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि मुगल किन दो वंश के वंशज थे। मुगल जो है वो किन दो वंश के वंशज थे। ये लास्ट क्वेश्चन था जो लास्ट सेशन में हमने छोड़ा था, तो वहीं से शुरू करते हैं। मुगल जो थे वो तैमूर, पिता जो थे वो तैमूर वंश से संबंधित थे और माता जो थी वो चंगेज खान के वंश से संबंधित थी। आज का पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, यह है कि मुगलों को अपने आप को क्या कहलाना पसंद था। देखिए, चंगेज खान जो था वो थोड़ा क्रूर शासक था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, निर्दोष लोगों को नरसंहार किया था, इसीलिए तैमूर के साथ एक जो है वो बदनामी वाला जो है कलंक लगा हुआ है। इसीलिए मुगल जो थे अपने आप को तैमूर वंश से न संबंध रखकर किससे रखना चाहते थे, वो चंगेज खान के वंश से संबंध रखते थे, तो उन्हें अपने आप को मुगल या मंगोल कहनाना जो है वो पसंद नहीं था। बट मुगलों को किसका वंशज होने पर गर्व था, उसे तैमूर का वंशज होने पर गर्व था, न कि चंगेज खान का वंशज होने पर, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे नरसंहार करवाए थे, तो तैमूर के वंश से ये जो है संबंध रखना चाहते थे। बाबर का लक्कड़ दादा कौन था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी एनसीईआरटी में हमें बाबर का लक्कड़ दादा कौन था या लड़क दादा कौन था, पड़दादा कौन था, सड़दादा था, ये हमें पढ़ने को मिलता है। हमें इस बात का गर्व होता अगर बाबर के स्थान पर अगर हमें शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाता कि शिवाजी का पड़दादा कौन था, हमें महाराणा प्रताप का पड़दादा पूछा जाता, हमें भगत सिंह का पड़दादा पूछा जाता, हमें गांधी जी का पड़दादा पूछा जाता, तो थोड़ा और ज्यादा गर्व होता। लेकिन जैसा भी जो भी सरकारी नीतियां हैं, अब क्या कर सकते हैं, है ना। हम अपने महापुरुषों की जगह इनका जो कि हमारे देश पर एक तरीके से आके शासन किया, उनका हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट की नीतियां हैं। बाबर का लड़क दादा जो था वो कौन था, मीरन शाह था। कौन था, मीरन शाह। बाबर का दादा जो था वो था अबू सैद। बाबर का परदादा जो था वो कौन था, ये था तैमूर मोहम्मद मिर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बट पूछा जा सकता है बाबर का परदादा कौन था। बाबर के जो पिता थे वो थे उमर शेख। एंड बाबर का भारत में जो वंश है वो किस प्रकार है। देखिए, बाबर ने आकर भारत में जो है वो अपने वंश की स्थापना की। बाबर के बाद शासक बनता है जहांगीर, जहांगीर के बाद अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और हुमायूं। ये क्रम से नहीं है, बस ये सारे शासक हैं। जहांगीर वगैरह तो बाद में आए थे, है ना। बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद, ये कर्म से नहीं है, ठीक है। ये भारत में इनका वंश है, कर्म से नहीं है, लेकिन याद रखना कर्म से नहीं है। मैं ये लिख रहा हूं यहां पर, कर्म से नहीं है, ये बात याद रखना। बाबर ने फरगना का उत्तराधिकार कब प्राप्त किया। फरगना एक स्थान है जहां पर बाबर ने अपना जो है शासन कब स्थापित किया, या फरगना का उत्तराधिकार कब प्राप्त किया। तो बाबर को जो है वो 1494 में फरगना पर जो है शासन मिलता है। और बाबर को किस आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी। उज्बेक आक्रमण के कारण जो है बाबर को अपना जो है गद्दी छोड़ना पड़ा फरगना की। इसके बाद देखिएगा, बाबर ने किससे हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। बाबर ने किसे हराया था। देखिए, बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय आप सब जानते हैं कि भारत में जो था वो लोधी वंश का शासन था, और उसी लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था और दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना जो है वो साम्राज्य स्थापित किया था।
ठीक है, किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। और बाबर के शासनकाल की मुख्य बातें अगर देखें हम, तो बाबर ने जो है 1526 से लेकर और 1530 तक भारत में रहा ये, और 1526 में इसने पानीपत का मैदान में इब्राहिम लोधी को जो है वो हराया है। इसके बाद इसने अफगान समर्थकों को हराया 1527 में, अफगान समर्थकों को हराया। इसके बाद 1527 में इसने खानवा में महाराणा सांगा एवं राजपूत राजाओं को हराया। 1528 में चंदेरी का इसने युद्ध जीता और इसके बाद जो है राजपूतों को हराया इस युद्ध में। 1530 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ऐसा एक आपने वो सुना भी होगा कि बाबर 26 में आया, 27 में जो है वो खाना खाया, 28 में चाय पी और 29 में चला गया और 30 में ऊपर गया। इस प्रकार की भी आप बातें सुनते हो, पढ़ते हो इस तरीके से भी। हुमायूं का शासनकाल जो है वो कहां से कहां तक रहा? तो हुमायूं का शासनकाल बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो यहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है? मुगल साम्राज्य पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 11 ग्रेड सेकंड के लिए कक्षा 11 और 12 की बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन उनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी अगर हम कंटिन्यू सेशन करेंगे तो 15-15 दिन के अंदर हम अगर कवर कर लेंगे, 15 दिन में एक पुस्तक को कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको लक्ष्मी नारायण जी घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने थोड़ा सा समय कम है, ये 5 दिन हम और खेत प्रकट करेंगे और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे कि आपके सेकेंड ग्रेड की 11th और 12th की जो बुक है फिलोसॉफी की एंड सोशियोलॉजी की, ये भी हम आपको करवाएं। इसके अलावा जितना भी हमसे होगा वो हम सब करवाएंगे आपको। ज्योग्राफी भी करवाएंगे, पहले हिस्ट्री करते हैं फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी भी करेंगे हम। इंडियन आर्मी कैसे हैं आप? तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से और 1540 तक रहा, ये 2 भागों में रहा। इसके बाद 1555 से 1556 तक रहा। आप सब जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था और हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। देखिएगा, भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगानों के समक्ष कमजोर पड़ गया। पहली घटना तो ये पड़ी कि अपने भाई का विरोध इसे सहना पड़ा। इसके बाद हुमायूं को शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया। पहला युद्ध इसने चौसा का युद्ध हराया जो कि 1539 में हुआ था, तथा दूसरा कन्नौज का युद्ध हराया जो कि 1539-40 में हुआ था। ये प्रमुख घटनाएं हैं किसके शासनकाल की? हुमायूं के शासनकाल की। एंड ईरान की सफाविद शाह की सहायता ली और 1555 में ये फिर से जो है वो दिल्ली पर अधिकार प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हुमायूं ने दोबारा किसकी सहायता से दिल्ली पर जो है वो जीत या विजय प्राप्त की या दिल्ली पर दोबारा शासन स्थापित किया? किसकी सहायता से? तो ईरान के सफाविद शाह की सहायता से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, आप क्वेश्चन पूछे रणजीत, जो भी आपका क्वेश्चन है पूछे। और 1555 में ये दिल्ली का शासक बना। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर और 1605 तक रहा। अकबर कितने वर्ष की आयु में शासक बना? तो मात्र 13 वर्ष की आयु में ये शासक बनता है। अकबर के शासनकाल को हम कितने अवधियों में विभाजित कर सकते हैं? तो अकबर के शासनकाल जो 3 पार्टों में रहा है। 1556 से लेकर और 1570 तक पहला शासन था, क्योंकि ये अल्प आयु में शासक बन गया था, तो ये जो है वो मुख्य रूप से शासक का काम नहीं कर पाता था। इसका कार्य जो है वो बेरम इनके जो सहयोगी थे महामंगा के द्वारा जो है वो यानी इनकी संरक्षिका थी महामंगा, उसके द्वारा जो है चलाया जाता था। तो इसीलिए ये जो एक समय था। दूसरा समय आया 1570 से लेकर और 1585 तक, और तीसरा समय आया 1585 से लेकर और 1605 तक। तो 3 भागों में से हम क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है 1556 से लेकर और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बेरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों के स्वतंत्र हुआ। यानी बेरम खां, एक तो बेरम खां था और एक महामंगा थी, इन दोनों से ये स्वतंत्र होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक 1556 से लेकर 70 तक अकबर जो है स्वतंत्र शासक नहीं था। ये इसके जो फैसले थे वो खुद नहीं ले पाता था, दूसरे ही लोग इनके फैसले लेते थे। ये नाम मात्र का शासक था और ये मैच्योर नहीं था। दूसरी बात देखिएगा,
इस अवधि में 1556 से 70 तक उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में इसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में इसने रणथंभौर पर कब्जा किया। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अकबर ने चित्तौड़ को कब जीता, तो आप सब जानते हैं चित्तौड़ का तीसरा साके के समय था। ये कौन सा साका था? ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था इस समय 1567-68 जनरली हम पढ़ते हैं। इस समय उदय सिंह शासक था चित्तौड़ का और अकबर ने आक्रमण किया था और इसमें हमारे 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्ला जी युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम करवाया था, जो कि अकबर के शासनकाल पर या अकबर के माथे पे लगा हुआ एक सबसे बड़ा कलंक जो है वो रहा है ना। इसके बाद इसने चित्तौड़ के बाद जो है वो रणथंभौर को कब जीता, तो 1569 को जो है रणथंभौर इसने जीत लिया। इसके बाद बात करते हैं दूसरा इसका जो पीरियड होता है वो 1570 से और 85 के मध्य रहता है। गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए इस समय। इन अभियानों के पश्चात उसने अपने इस अभियानों के बाद पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए, इन जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जो है और जटिल कर दिया। तीसरा जो काल आता है 1585 से लेकर और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अकबर और सलीम, आपने मूवी भी देखी होगी है ना, सलीम वाली। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, है ना। सरकारी नीतियों के आगे सर इन मुगलों की पीढ़ियां पढ़नी पड़ती है, इतनी तो हमें खुद की पीढ़ियां याद नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन हम मजबूर हैं। आप सब विद्वान हैं और आपको अगर मौका मिलता है भविष्य में आप उच्च प्रशासनिक पदों पे जाएं या उच्च राजनीतिक पदों पे जाएं, तो प्रयास करना कि हम भारतीय जो इतिहास है उस पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दें। इसके पता नहीं सरकार कब जागेगी, जब जागेगी तभी सवेरा होगा। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। आयुष वर्मा, आप पूछ रहे हैं कि सर इनके वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाओगे क्या? नहीं करवाएंगे आयुष वर्मा, नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से लेकर और 1627 तक। तो मेवाड़ के सिसोदिया शासक ने मुगल सत्ता स्वीकार की। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान हुए जो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अंतिम वर्षों में खुर्रम शाहजहां का विरोध हुआ और शाहजहां का शासनकाल 1527 से लेकर और 1627 से 1658 तक रहा। इसमें दक्कन अभियान हुआ। अफगान अभिजात खान लोधी को पराजित किया। अहमदनगर का विद्रोह अभियान हुआ, बुंदेलों को हराया। 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाया गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने जो है विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने दारा सिकों सहित तीनों भाइयों को कत्लेआम किया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां को कौन से किले में कैद करके रखा था, तो आगरा के किले में कैद करके इसने रखा था। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। औरंगजेब का शासनकाल क्या रहा? 1558 से लेकर 1707 तक इसका शासनकाल रहा। 1663 में उत्तर पूर्व के अहोमों पर की पराजय हुई। मराठा सरदार शिवाजी को आगरा में कैद किया, बट शिवाजी बड़े चतुर चालाक थे और वो वहां से भागने में सफल हुए। राजकुमार अकबर का विद्रोह हुआ। औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था? अकबर था। तो अकबर ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह को हवा किसने दी? राजस्थान के मारवाड़ के शासक थे, एक शासक नहीं थे, एक नाम भूल गया मैं, जिसने अजीत सिंह को बचाया था। कौन था वो?
कभी कभी दिमाग से निकल जाता है यार। वीर राठौड़ दुर्गादास, दुर्गादास था ना, राठौड़ दुर्गादास, जिसकी छतरी कहां है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार रीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है, पूछा गया था। तो अब की बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने शहजादे अकबर या राजकुमार अकबर को क्यों जो है वो शरण दी, ताकि वो मुगल सत्ता को कमजोर कर सके। और शहजादे अकबर को इसने जो है वो क्या दी, संरक्षण दिया और उनके विद्रोह को और बढ़ाया। दुर्गादास राठौड़, बिल्कुल, वेरी गुड। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा मुगल राज्य में मिलाया गया। 1698 में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान किए गए। इसके बाद मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। एक और क्वेश्चन, जहांगीर की मां कछुआ राजकुमारी थी जोधाबाई, जो कि आमेर या वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक भारमल की पुत्री थी। शाहजहां की जो मां थी वो राठौड़ राजकुमारी थी, जो कि मारवाड़ के मोटा राजा की पुत्री थी। किसकी थी? मारवाड़ के मोटा राजा की पुत्री थी। जागीरदार किसे कहा जाता है? मुगल साम्राज्य में जागीरदार किसे कहा जाता था? मुगल साम्राज्य में जागीरदार किसे कहा जाता था? तो देखिए, मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत किसान थे और किसानों की उपज के रूप में था, जो किसानों द्वारा कुलीनों के माध्यम से लिया जाता था। इन्हीं मध्यस्थों को जमींदार कहा जाता था। यानी मुगल काल में जो आय का इनकम का जो सोर्स था वो क्या था? इनकम का जो सोर्स था वो था किसानों से प्राप्त होने वाला लगान। और इस लगान को कौन इकट्ठा करते थे? जमींदार करते थे या गांव के मुखिया करते थे। और यही गांव के मुखिया क्या कहलाए? यही जो गांव के मुखिया है इनको क्या कहा गया? इन्हीं गांव के मुखियाओं को जो है वो जमींदार कहा जाता था। अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री जो था वो कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टोडरमल जो था इनके काल में 10 वर्ष तक जो है वो राजस्व मंत्री के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोडरमल ने कितने वर्ष के लिए भूमि बंदोबस्त किए? तो 10 वर्ष के लिए इसने 1570 से 80 तक जो हो भूमि बंदोबस्त यानी राजस्व मंत्री रहा और लगान वगैरह यही तय करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोडरमल ने राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो नगद टैक्स। यानी टोडरमल ने अकबर को सलाह दिया कि हम अनाज के बदले अगर कैश लें तो ठीक रहेगा। तो इसने सबसे पहले यह व्यवस्था शुरू की कि हम लगान के रूप में पैसा कैश में लेंगे, ना कि अनाज में लेंगे। टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसे जब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जब्त। जय आधा बै और तय, जब्त। क्या कहते हैं? जब्त कहते हैं। रणजीत चौधरी क्या कहते हैं? इसको जब्त कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने जो है आईने अकबरी अकबरनामा लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी को कितने भागों में लिखा था? तो इसके 3 पार्ट थे और 3 पार्टों में जो सबसे पहला पार्ट था आईने अकबरी का प्रथम भाग, वो अकबर के पूर्वजों के वर्णन से जुड़ा हुआ था। यानी आईने अकबरी को अकबर जो है वो अकबर के बारे में लिखा गया है और आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा और ये 3 भागों में है। पहले भाग में अकबर के जो पूर्वज थे, दादार, सड़दादार, परदादार, लड़दादार, फलाणो, ढिकड़ो, पुंचड़ो, सारा का सारा लिखा है इसमें। दूसरा जो पार्ट था इसका आईने अकबरी का, दूसरा जो भाग था इसमें अकबर के शासनकाल की घटनाएं थी कि अकबर के शासन के दौरान क्या क्या हुआ। तीसरा जो इसका भाग था आईने अकबरी का, जो तीसरा भाग था ये था प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य से संबंधित। यानी तीसरा जो पार्ट था वो जनरली प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। किससे संबंधित था? प्रशासनिक व्यवस्था से ये संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। प्रमुख विशेषता ये थी कि साम्राज्य जो था उसको सूबों में बांटा हुआ था। जैसे ये एक पूरा राज्य है और इसको छोटे छोटे सूबों में, सूबों मीन क्या है, जिलों में बांटा हुआ था, जिसके अंदर, जिसमें क्या होता था, इन जिलों के अंदर क्या होता था, सूबे में एक सूबेदार होता था। जैसे जिले में एक जिला कलेक्टर होता है, उसी प्रकार सूबे में क्या होता था, एक सूबेदार होता था जो राजनीतिक तथा सैनिक कार्यों को करते थे। यानी अकबर ने अपना जितना भी बड़ा साम्राज्य था उसको छोटे छोटे भागों में बांटा और उन स्थानों पर एक सूबेदार नियुक्त किया और उस सूबेदार का कार्य था टैक्स वसूल करना प्लस वहां सैनिक गतिविधियों को करना। मुश्किलें इरादे आजमाती है और जो मुश्किलों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है ना, फिर मुश्किलें कहती है यार मैं तो तेरा परीक्षा ले रही थी, तू तो बड़ा खतरनाक है यार, मैं तो हार गई। तो अगर आप देखो सीधी सीधी बात है, जीवन में एक ये रूल है और ये हर चल अचल वस्तु, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, ये सब पे लागू है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, आज आप देखते हो वर्तमान के समय में सोना जो है वो एक सबसे मूल्यवान धातु है, लेकिन उस सोने को सोना बनने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। सोने को सोना बनने के लिए भी क्या करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। चांदी को चांदी बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। इंसान को इंसान बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो मुश्किलों से जो डरता है वही सफलता के मुकाम को प्राप्त करता है और मुश्किलों से जो डरता है वो बीच में रह जाता है, हार मान जाता है और टूट जाता है। तो बस लगे रहिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं होता है जीवन में और कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं होती है जो आप हल ना कर सके और कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं होता है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल की मुख्य अधिकारी कौन थे। एक दीवान होता था, यह वित्तीय अधिकारी होता था। एक बख्शी होता था जो सैनिक वेतन अधिकारी होता था, यानी सैनिकों को वेतन यही देता था। एक सदर होता था, सदर का काम क्या था, धार्मिक अधिकारी होता था, यह धर्म से संबंधित जितने भी मामले थे ये देखता था। एक फौजदार होता था, फौजदार होता था सेना नायक। एक जो है वो फौजदार होता था जो सेना नायक होता था। एक कोतवाल होता था, जनरली पुलिस अधिकारी होता था। अकबर ने अबुल फजल के कहने पर कौन सी व्यवस्था अपनाई थी। सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल क्या व्यवस्था थी। इसके तहत अकबर ने यह तय किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ज्यादा, यानी पहला प्रयास ये रहेगा कि मुझे दोस्ती करनी है, रिश्ते जोड़ने हैं। जैसे ये राजस्थान के अंदर आमेर आता है और आमेर में इसके सामने जब ऑफर आया कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए, तो इसने तुरंत कर लिया। यानी अगर आप देखोगे तो जैसे मेरा विवाह होगा, मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरा विवाह हुआ है, आपका विवाह हुआ है, किसी लड़की किसी लड़के का विवाह होता है। साधारण जो आम लोग होते हैं उनके जो विवाह होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, वो प्रेम से जुड़े होते हैं। प्रेम स्नेह और प्रेम से जुड़े होते हैं। जो बड़े शासक होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लखपति करोड़पति व्यक्ति जो होते हैं, जो हमारे बॉलीवुड में जितने भी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, हीरो एंड हीरोइन होती हैं, जो हमारे लिए मॉडल होता है। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, जैसे अक्षय कुमार बहुत बार सोशल मीडिया पे आके कहते थे कि मैं जो है वो स्वच्छ भारत के लिए कार्य करता हूं, देश के लिए कार्य करता हूं, गुटखा वगैरह का ऐड नहीं करता हूं, ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करता हूं जिससे गलत मैसेज जाए। लेकिन एक कंपनी ने अक्षय कुमार को यह कहा कि तुम अपना मुंह खोलो और जितना तुम मुंह खोल सकते हो हम उतना तुम्हारे मुंह में पैसा ठूस देंगे। और उसने पूरा बड़ा मुंह खोला और उसने क्या किया, कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा ठूस दिया। और आज वो बंदा क्या कर रहा है, गुटखे का ऐड कर रहा है ना। तो बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। उनके लिए रिश्ते कुछ नहीं है, उनके लिए रिश्ते भी क्या है, सौदे हैं।
जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो अपने बेटे का विवाह करेगा, तो वो एक ऐसी बिजनेसमैन पार्टी को देखेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो सके। एक नेता अपने बेटे बेटी का विवाह करेगा तो उसमें वो प्रॉफिट देखेगा। तो ये जितने भी राजा महाराजा थे, सैनिक शासक थे, ये जो शासक थे, ये जितने भी कार्य करते थे, चाहे विवाह हो, चाहे बाकी गतिविधियां हो, ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते थे, अपने पर्सनल फायदे के लिए करते थे, है ना। तो यहां पर अकबर ने क्या किया, विवाह संबंध जितने भी इसने विवाह किए वो सब राजनीतिक फायदे के लिए इसने किए थे। किसके लिए किए थे? राजनीतिक फायदे के लिए किए थे। तो सुलह कुल जो थी वो कैसी व्यवस्था थी? इसमें अकबर को यह कहा गया कि यार युद्ध तो अंतिम हथियार बनाएंगे अपन। पहले क्या करेंगे? पहले हम ये करेंगे कि हम रिश्ते बनाने का प्रयास करेंगे, यानी किसी शासक की बेटी से विवाह कर लो, या किसी के साथ सुलह कर लो, संधि कर लो, यानी जितना हो सके युद्ध हम नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? जितना हो सके उतना ज्यादा हम बिना युद्ध किए ही अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो अकबर के समकालीन शासक कौन था? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अच्छी संभावना रहती है, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब अकबर भारत में शासक था तो इंग्लैंड के अंदर कौन थी? महारानी एलिजाबेथ शासक थी, जिसका शासनकाल 1558 से लेकर 1603 तक था। ईरान के अंदर जो है सफाविद शासक शाह अब्बास थे, जो कि 1588 से 1629 तक थे। रूस का जो शासक था वो था जॉर इवोन चतुर्थ वेसियोलोविच, जो कि 1520 से लेकर और 1584 तक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से याद करना, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। मेहरुनिसा का विवाह किससे हुआ था? तो 1611 में जहांगीर के साथ मेहरुनिसा का विवाह हुआ। और मेहरुनिसा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मेहरुनिसा को प्रसिद्धि मिली नूर जहां के नाम से। किस नाम से प्रसिद्धि मिलती है इसको? नूर जहां के नाम से प्रसिद्धि मिलती है। इसके बाद देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो मेहरुनिसा जो कि इनकी पत्नी थी, इसको खुश करने के लिए, राजी करने खातिर इसने चांदी के सिक्के जो है वो जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के जो है वो जारी किए थे। इसके बाद देखिएगा शासक और इमारतें, तो 8वीं से लेकर और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतें बनाई। पहली इमारतें थी सुरक्षित और आराम विराम की भव्य जगह, जिसमें किले, महल, मकबरे बनाए गए। दूसरे प्रकार की जो इमारतें बनी हैं वो कौन सी थी? दूसरे प्रकार की इमारतें थी मंदिर, मस्जिद, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के लिए उपयोगी समान इमारतें। यानी इस समय 8वीं से लेकर 18वीं सदी में दो प्रकार की इमारतों का निर्माण हुआ। एक तो शासकों ने अपने आराम के लिए बनाई, जिसमें किले, महल और मकबरे थे, यानी जन्म मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद के लिए। मृत्यु से पहले के लिए, जीवन जीने के लिए उसने किले, दुर्ग, भवन बनाए, और मृत्यु के बाद मकबरे बनाए। दूसरी तरीके की इमारतें जनता के लिए बनाई, जिसमें मंदिर, मस्जिद, सराय, धर्मशालाएं, बाजार आदि का निर्माण इन्होंने करवाया। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या आता है? नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि कुतुब मीनार के बारे में देखिएगा। कुतुब मीनार आप सबने देखी हुई है, आप सब जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, या कुतुब मीनार की कितनी मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है, उसकी पहली जो फर्स्ट जो फ्लोर है कुतुब मीनार का, उसका निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा जो है शेष 4 मंजिलों का निर्माण करवाया। टोटल इसमें 5 मंजिल है। मरम्मत का कार्य इसका अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी के द्वारा समय समय पर इसमें जो है वो मरम्मत का कार्य करवाया गया। कुतुब मीनार के ऊपर किस
भाषा में अभिलेख लिखे हैं? तो अरबी भाषा में इसके ऊपर जो है अभिलेख लिखे गए हैं। इसके बाद 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकारों ने जो भवन बनाए वह किस शैली में बनाए गए थे? तो ये भवन थे अनुप्रस्थ टोडा शैली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है और काफी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी में जो वास्तुकार थे उन्होंने किस शैली से जो हो कार्य किया, किस शैली में भवनों का निर्माण किया? तो ये जो शैली थी उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ टोडा शैली कहा जाता है। और इस शैली में जो भवन बने होते हैं अनुप्रस्थ टोडा शैली में, ये भवन जो है वो इसमें बहुत ज्यादा संख्या में खिड़कियां होती है, झरोके दरवाजे होते हैं और बहुत ज्यादा कमरे बनाए जाते हैं, प्लस छज्जे निकाले जाते हैं बड़े बड़े। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? तो धंगदेव चंदेल वंश के शासक थे। कौन थे? धंगदेव चंदेल वंश के शासक थे। 999 ईस्वी में करवाया इसने निर्माण। राजेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजेश्वर महादेव मंदिर जो है वो राजा राजदेव के द्वारा बनाया गया था। और फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में हुआ है? यानी फारसी जो इतिहासकार थे उसने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है कि सुल्तान जो होता है वो अल्लाह ताला की परछाई होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहां पर हम कुछ काम की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके पेपर में आपकी सफलता का आधार बन सकता है, अगर हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे आपको सफलता मिलने में सहायता मिल जाए, तो ये सेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर जो है करें ताकि उन्हें भी इससे जो है बेनिफिट मिले। आपका कुछ नहीं लगेगा, किसी बच्चे का घर बैठे फायदा हो जाएगा। तो जरूर ये छोटा सा आपसे निवेदन है। वैसे हमारे सेशन में किसी प्रकार की आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि किसने 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण किया? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहा है, अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहा है तो वो यहां से बाहर नहीं होगा, यहां से बाहर नहीं होगा। आपसे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी या आरबीएसई से पूछा जाएगा तो वो जिम्मेदारी मेरी। वो क्वेश्चन आप अपनी गलती से गलत कर आओ तो बात अलग है, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जाओ आपकी आंखों से ओझल हो जाए। हम एक एक लाइन का क्वेश्चन बना के आपके पास लेके आ रहे हैं। तो 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले थे पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ। पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के किस शासक को हराया था? तो राजा सेन प्रथम था श्रीलंका में, जो कि 831 से 851 तक शासक रहा। यहाँ पर 4 बाग बनाने, 4 बाग क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एक पूरा स्थान है, जमीन है ये, और इस जमीन के एक दरवाजा यहाँ पर है, एक दरवाजा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इस प्रकार से ये दरवाजे जाते हैं। रास्ते हो गए। ये 1 नंबर पार्क, 2 नंबर पार्क, 3 नंबर पार्क और 4 नंबर पार्क, ये 4 बाग हो गए। बीच में क्या हो जाएगी? कोई मकबरा, कोई मस्जिद वगैरह हो जाएगी। और ये जैसे आपने देखा है जयपुर का रामनिवास बाग, तो वो भी इसी प्रकार का है, 4 बाग शैली में बना हुआ है। तो जहां 4 बाग होते हैं उसे 4 बाग परंपरा कहते हैं, और ये अकबर ने ही शुरू की थी। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? बहुत प्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोल वंश के अंदर जो कांस्य की मूर्ति बनती थी उसे लुप्त मोम तकनीक से बनाया जाता था। किस तकनीक से? लुप्त मोम तकनीक से इसको बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिग्रामम और नाना देसी क्या है? मणिग्रामम और नाना देसी ये व्यापारिक संघों के नाम हैं जो कि व्यापारिक संघ थे।
विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल कौन सा है? तो हम्पी है। और हम्पी किन नदियों के बीच स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य में हम्पी नामक स्थान है। विरूपक्ष शिव मंदिर कहां पर स्थित है? तो हम्पी में ये मंदिर स्थित है। एंड ओरमुंज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, और मुंज और एशिया के मध्य व्यापार का जो प्रमुख स्रोत था वो कौन सा था? सूरत था। और सूरत आप सब जानते हो कि सूरत जो है वो यहां कहीं है। तो ये जो था वो क्या था? समुद्र के पास होने के कारण ये जो गुजरात का क्षेत्र था सूरत, ये काफी ज्यादा जो है वो जल परिवहन का एक सबसे अच्छा जो था वो साधन था। और यही वो स्थान था जहां से लोग मक्का की यात्रा पे जाया करते थे। तो इसी कारण इस स्थान को क्या कहा गया? सूरत को मक्का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। मक्का प्रस्थान द्वार अर्थात मक्का जाने का द्वार, मक्का प्रस्थान द्वार किसे कहते हैं? तो सूरत को कहते हैं। कहां का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था? तो मसूलीपट्टनम का किला जो है वो हॉलैंड के लोगों ने बनाया था। और वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। कालीकट केरल के अंदर ये आता है। और कोलंबस 1492 में कहां पहुंचा? तो वेस्ट इंडीज पहुंचता है। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। थोड़े से टॉपिक और बचे, कल या परसों। परसों तो 100% है। प्रयास ये करेंगे कि कल कक्षा 7 अपनी पूरी हो जाए, फिर कक्षा 8, फिर 9, फिर 10। 10 पूरी हो जाएगी हिस्ट्री, फिर 10 पूरी करेंगे ज्योग्राफी, फिर 10 तक पूरी करेंगे पॉलिटी। तो ये जो एनसीईआरटी है इसके 3 पार्ट हैं और तीनों के तीनों पार्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करवाऊंगा। प्लस आरबीएससी भी वन लाइनर के रूप में आपको मैं दोबारा करवाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस जब आरबीएससी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम बचे हुए टॉपिक, जो टॉपिक हमें ऐसा लगेगा कि यार इस टॉपिक के डाटा कम रह गए, जैसे राजस्थान के अंदर कुछ डाटा है जो कम रह जाते हैं, या गांधी जी के कुछ डाटा जैसे कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल है उसके डाटा थोड़े से कम रह जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक सिलेक्टिव टॉपिक होंगे जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। प्लस इनकी एसएसटी की शिक्षण विधियां भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये हर बच्चे तक पहुंचे। और जितने भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप घर पे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को बताएं। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग में भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन इन डाटा को पढ़ो, अपने दोस्तों को बताओ। जितने ज्यादा इस परिवार को हम बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि परिवार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये परिवार, हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इसको 2 लाख तक पहुंचाएं। तो छोटा सा प्रयास आपको करना है कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी, टारगेट है कि रीट के एग्जाम से पहले पहले हम 2 लाख पार कर जाएं। तो आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे सेशन हमेशा ही बिना शुल्क के रहे हैं और आगे भी बिना शुल्क के रहेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको कहें कि सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी बच्चा इस परिवार का सदस्य बनेगा उसको 100% बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा, उसका टाइम खराब नहीं होगा। घर पे रह के तैयारी करें कि कहीं बाहर जाकर सेटल होकर तैयारी करें। तो सेटल तो आप तब होगे जब आप नौकरी लग जाओगे, आपका विवाह हो जाएगा और आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आपका जीवन जो है वो सेटल कहलाएगा। तो भैया जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तो सेटल तो आप हो नहीं पाओगे। कैसे होगे बताओ? तो सेटल होने के लिए पहली कंडीशन नौकरी, फिर विवाह और फिर बच्चे। जब ये तीनों कैटेगरी आप पार कर लोगे तब तो आप सेटल हो जाओगे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कहीं पर भी, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कहीं पर भी जाकर किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ओनली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को आजमाना चाहते हैं और आप अपने घर वालों को और ज्यादा आर्थिक परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो मेहनत करें। कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो आपको जॉब दिला सके। हाँ, कई कोचिंग ऐसी है राजस्थान में जहां पैसे देकर नौकरी लगने का प्रयास कर सकते हैं, बट वो बात अलग है कि बाद में पकड़े गए तो पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 2021 की रीट रही है। अगर आप मेहनत करने में नहीं डरते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं, आप पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए। यूट्यूब पर आपके रीट के एग्जाम से संबंधित कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पर आपको ना मिले। बट आप चाहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं,
तो आप फिर कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप कोचिंग ज्वाइन करें, कहीं जाके पढ़ ले। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।